आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। इसको इंग्लिश में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो देखिए, जैसा कि उसके नाम से पता है कि ये दुर्बल है, इसका मतलब ये है कि इसको किसी विलायक में जब घोलेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो ये बहुत कम टूटेगा। तो जाहिर सी बात है कि विलयन में इसके आयन बहुत कम होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्टों के डेल्टा एम में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। तो इसको अंडरलाइन कर लें। कह रहा है एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट उच्च सांद्रता पर अल्प विलेय होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जब होता है तो ये बहुत कम घुलते हैं। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्टों के लैम्डा एम यानी चालकता जो है, मोलर चालकता में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। तो जब डाइल्यूट किया जाता है तो इनके वियोजन में चेंज आता है। तो वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है तनुता के साथ परिवर्तन। मतलब कि जब विलयन को डाइल्यूट करेंगे तो वियोजन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो वही कह रहा है, जब वियोजन की मात्रा में वृद्धि होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो मोलर कंडक्टिविटी का संबंध तनुता के साथ परिवर्तन से है, यानी विलयन को गाढ़ा से ढीला करना है, यानी तनु करना है, या यूं कहें कि डाइल्यूट करना है। तो वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। लैम्डा एम में तनुता के साथ परिवर्तन वियोजन मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। तो इसको हम लोगों को समझना है। अब देखिए, कह रहा है परिणाम स्वरूप 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो फिर से देखिए, पढ़ते हैं, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उच्च सांद्रता पर अल्प वियोजित होते हैं। यानी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो कम टूटेंगे, कम डिसोसिएट होंगे। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्टों के लैम्डा एम में परिवर्तनता के साथ परिवर्तन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कम टूटेंगे तो उनके आयन कम होंगे, और जब हम विलयन को डाइल्यूट करेंगे तो ज्यादा आयन मौजूद होंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ कम टूटेंगे तो तनुता के साथ यानी डाइल्यूशन के साथ ज्यादा टूटेंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि डाइल्यूशन के साथ परिवर्तन होता है किसमें? लैम्डा एम में, यानी मोलर कंडक्टिविटी में या मोलर चालकता में। तो ये परिवर्तन वियोजन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। यानी लैम्डा एम जो है ये बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वियोजन की मात्रा यानी टूट करके आयन ज्यादा उत्पन्न होते हैं। कब? जब हम विलयन को तनु कर देते हैं, यानी उसकी गाढ़ापन को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप 1 मोल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन के कुल आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है। तो अगर हम 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें किसी सॉल्यूशन में, विलयन में, तो जब उसको हम गाढ़े से ढीला कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है?
उसमें डिसोसिएशन यानी बढ़ जाता है वियोजन, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कुल मिला करके डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन बढ़ते हैं। इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तनकण पर लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है। इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप, यानी जब सांद्रता बहुत कम है, यानी कहने का मतलब है कि बहुत तनु विलयन है, तो उस समय क्या होता है, लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है। इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तनकण पर, यानी बहुत ज्यादा कह दे कि तनु हो गया विलयन, तो अल्प सांद्र होगा। गाढ़ा कब कम होगा, जब बहुत ज्यादा ढीला होगा, यानी तनुता बहुत ज्यादा होगी तो सांद्रता बहुत कम होगी, इसलिए अल्प सांद्रता कह रहा है कि विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तनकण पर, मतलब इतना ढीला कर दिया विलयन को, इतना जो गाढ़ा था कि एकदम हल्का सा वो गाढ़ा है बस, तो उस समय लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है। अब इसको देखते हैं। आप देखिए, हम लोग ये फिगर देख लेते हैं थोड़ा सा, जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए फिगर बना हुआ है। अब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर में है, रूट में है, यहाँ पर कंसंट्रेशन का रूट निकाला है। तो वैसे हम समझ लें कि कंसंट्रेशन यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा है, तो लैम्डा एम जो है बहुत कम है। देखिए यहाँ से लाइन खींचिए, यहाँ से अगर लाइन खींचे तो देखिए यहाँ जा रही है, फिर जैसे जैसे तनुता कम होती है यहाँ जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, और जब बहुत ज्यादा ढीला विलयन कर दिए तो देखिए जब कंसंट्रेशन इतना कम कर दिए, अल्प सांद्र है, मतलब बहुत कम हुआ है, तो देखिए 400 पे पहुंच गई मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। जब बहुत ढीला कर दिए तो 400 पहुंच गई। पहले देखिए कितना कम थी, गाढ़ा था तो कितना कम थी, यहीं तक आती थी लाइन वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में जितना ऊपर जाएंगे उतना मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखिए जब कंसंट्रेशन एकदम कम कर दिए, यानी ढीला कर दिए विलयन, तो 400 पे पहुंच गई। तो इस प्रकार से ये फिगर बनाया गया है, जो अभी तक आपको ना समझ में आता, क्योंकि अभी तक आप वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़े थे। आप देखिए आगे लिख रहा है, कह रहा है अतः लैम्डा 0m यानी सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान लैम्डा एम के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन यानी एक्सट्रापोलेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस लाइन को गंभीरता से समझिए। कह रहा है अतः लैम्डा 0m का मान लैम्डा एम के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन यानी एक्सट्रापोलेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब सांद्रता शून्य होगी, देखिए जब बहुत ज्यादा तनु किया जाता है और अल्प सांद्रता हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन बहुत कम रह जाता है, यानी विलयन बहुत ज्यादा तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो लैम्डा एम तेजी से बढ़ता है, यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसा चित्र 2.6 में हमने देखा। अब अगर सांद्रता को 0 कर दे, कंसंट्रेशन एकदम ही ना हो, पूर्ण सांद्र हो, इसका पूर्ण डाइल्यूट हो, तो उसका क्या मतलब है? पूर्ण सांद्रता का मतलब है कि पहली बात तो पूर्ण शून्य सांद्रता संभव नहीं है, क्योंकि शून्य सांद्रता का मतलब ये है कि उसमें एक भी विलायक में विलय ना हो, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया ही न जाए, तभी तो अनंत तनता शून्य सांद्रता हो सकती है। क्योंकि अगर जरा भी उसमें सॉल्यूट डाला गया सॉल्वेंट में, तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगा ही।
तो लगभग ये चीज संभव नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि अतः लैम्डा 0m का मान लैम्डा m के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन यानी बढ़ाने पर, एक्स्ट्रापोलेशन मतलब इतना बृहद कर देने पर, करने पर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी लैम्डा 0m का मान लैम्डा m के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी तो लैम्डा m का मान जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि अनंत तनुता पर, क्योंकि जब कम सांद्रता थी तब बहुत तेजी से बढ़ा, और जब सांद्रता शून्य ही कर देंगे तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ के अनंत तक हो सकता है। तो इसीलिए देखिए कह रहा है कि अनंत तनुता पर यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगभग 0 हो, वैद्युत अपघट्य पूर्णतया वियोजित हो जाता है। उसके लिए अल्फा क्या होता है, 1 हो जाता है। अब अल्फा क्या है अभी नीचे देखेंगे। तो इसको यहां से अंडरलाइन करिए। तो देखिए जब पूर्णतया टोटल डिसोसिएट हो जाएगा कोई इलेक्ट्रोलाइट, यानी अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को नहीं मापा जा सकता। तो ध्यान दीजिए कि कंडक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि उसके मान को मापा नहीं जा सकता। तो फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है कि इन प्रकरणों में विशेषतया अल्प सांद्रता के समीप तनकण पर लैम्डा m तेजी से बढ़ता है। अगर बहुत डाइल्यूट कर दिया जाए, मतलब एकदम लेस कंसंट्रेट हो, तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, गाढ़ेपन में धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि अल्प वियोजित होता है, कम टूटता है। और जैसे जैसे ढीला करेंगे बहुत ज़्यादा टूटेगा, तो अचानक बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन अब अगर कंसंट्रेशन 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, लैम्डा m 0 का मान यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान लैम्डा m के शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता पर गाढ़ापन 0 होगा। तो देखिए 0 के लगभग है। वैद्युत अपघट्य पूर्ण वियोजित हो जाता है, यानी पूरी तरह से टूट जाता है। जब पूरी तरह से कोई इलेक्ट्रोलाइट टूटता है तो उसके लिए अल्फा का मान 1 होता है। अभी नीचे और डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु इतनी कम सांद्रता पर विलयन की चालकता इतनी कम हो जाती है कि इसके वास्तविक मान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि विलयन में जो हमारा सॉल्यूट है, विलेय है, जिसके कारण चालकता उत्पन्न हो रही है, वो इतना कम है, इतना कम है कि अब वो चलेगा भी तो चलने का कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहा है उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है कि उसको मापा भी नहीं जा सकता। आता है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा 0m कोलरास का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। तो अतः ऊपर पूरा अंडरलाइन करिए और इसको भी अंडरलाइन करना है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें कोलरास लॉ का नियम लगा करके हम आयनों के स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करके उनकी सांद्रता या जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। और अतः दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा 0m कोलरास का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण 2.8 अभी देखते हैं। तो लैम्डा 0m का मान यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता को कोलरास रूट ला लगा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य में।
अब देखिए किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो, अब देखिए अल्फा पता चला ना क्या है, वियोजन की मात्रा है, कितना डिसोसिएट हुआ इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा हो तो इसे सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा m एवं सीमांत मोलर चालकता लैम्डा 0m के अनुपात के सन्निकट माना जा सकता है। तो देखिए अनंत चालकता पर अनंत मतलब कंसंट्रेशन इतना कम कर दिया जाए कि शून्य कर दिया जाए, तो जब सांद्रता 0 होगी तो हम उसे तनुता अनंत कह सकते हैं। गाढ़ापन जब 0 है तो ढीलापन अनंत होगा। तो अनंत तनुता पर या यूं कहें कि 0 सांद्रता पर जो वियोजन की मात्रा अल्फा है उसमें चालकता और मोलर चालकता के अनुपात को लगभग निकट माना जा सकता है किसी भी सांद्रता पर। अनंत तनुता या 0 सांद्रता पर तो चालकता लगभग ना के मात्रा में थी, इतनी कम थी कि उसको नापा नहीं जा सकता था। कोई अगर हम सांद्रता ले लें, कोई सांद्रता ले लें अगर हम, तो उस सांद्रता पर हम अल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपान, इसको देखिए लैम्डा 0m होना चाहिए। ये देखिए इंग्लिश वाली बुक में दिया है अल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपान लैम्डा 0m, यानी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी अपान लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर चालकता अपान सीमांत मोलर चालकता। यहाँ पर 0 लिखिए ये, और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये वियोजन की मात्रा है अल्फा किसी भी सांद्रता पर। देखिए किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो इसे सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा m एवं सीमांत मोलर चालकता लैम्डा 0m के अनुपात के सन्निकट माना जा सकता है। इस प्रकार से अल्फा हमारा क्या हो गया, लैम्डा m अपान लैम्डा 0m, या मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता। तो एस्टिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए क्या होता है, के इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। अब ये कैसे होता है इसको समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखें समझने की बात है कि CH3 को हमने तोड़ दिया, तो CH3COOH ये रिवर्सिबल साइन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में क्या होगा, ये फाइनल है। प्रारंभ में क्या होगा कि ये 1 मोल हमने लिया है, तो जब क्रिया नहीं हुई थी तो ये टूटा ही नहीं था, तो प्रारंभ में इसके आयन ही नहीं बने थे, तो 0 0 लिख दिया। अब जब वियोजन शुरू हुआ, डिसोसिएशन टूटना, तो अंत में क्या हुआ, ये दोनों टूटे तो इसका मान लिए कि अल्फा मोल बना, इसका अल्फा मोल मिला, मतलब इसकी सांद्रता अल्फा है, इसकी सांद्रता अल्फा है। 1 क्यों नहीं माना, अल्फा क्यों माना? अल्फा इसलिए माना क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा नहीं टूटेगा। जब पूरा नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ मानेंगे कि कुछ टूटा, कुछ में मान लीजिए अल्फा मान लिए। अब जब ये अल्फा टूट गया तो इधर बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, इधर बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो अब वियोजन स्थिरांक K इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, यानी उत्पाद के मोलर कंसंट्रेशन या सांद्रता और अपान रिएक्टेंट यानी जो अभिकर्मक है उसके मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए मोलर ही होगा क्योंकि विलयन बनेगा तो मोल में बनेगा, तो मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद का अल्फा गुणे अल्फा बटे
रिएक्टेंट का 1 माइनस एल्फा, तो आ गया अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फा। वही देखिए लिखा है वियोजन स्थिरांक के इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस एल्फा। अब यहाँ पर देखिए हमने 1 माना है, तो ये 1 ये कंसंट्रेशन पहले मान लीजिए सी थी, अगर यहाँ पर 1 की बजाय आप सी मान सकते हैं। अगर सी मान लेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए मोलर कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पर 1 की बजाय सी मान लिया, तो प्रारंभ में कोई नहीं टूटेगा, तो न CH3O माइनस होगा न H प्लस, तो 0 0 मान लिया। बाद में माना कि इस C का C अल्फा टूटा, C अल्फा, तो इधर बचेगा कितना, जो प्रारंभिक है उसमें से ये घटा दें, तो C माइनस C अल्फा, तो K क्या होगा, वियोजन स्थिरांक, प्रारंभिक बटे अंतिम बटे प्रारंभिक, तो अंतिम C अल्फा ये है और ये C अल्फा है अपान C माइनस C अल्फा, ये वाला मतलब उत्पाद में बटे रिएक्टेंट, उत्पाद बटे अभिकर्मक, तो ये हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा अपान C माइनस C अल्फा, तो ये C स्क्वायर अल्फा अपान ये C कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये एक C से एक C कटेगा, तो C अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। वही देखिए लिखा है K इक्वल टू C अल्फा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो C से C कटा, तो C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यही देखिए लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये लिखा गया है। तो अब ये आ जाता है C, अब ये अल्फा की वैल्यू ऊपर नीचे रख देंगे, तो यहाँ स्क्वायर है, तो C लैम्डा m का स्क्वायर अपान ये नीचे वाला लैम्डा 0 है, गलत लिखा है, लैम्डा 0 m का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस, अब ये अल्फा फिर लिखेंगे तो लैम्डा m अपान लैम्डा 0m, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा C लैम्डा m स्क्वायर अपान लैम्डा m अपान ब्रैकेट में लैम्डा 0m ब्रैकेट में लैम्डा 0m माइनस लैम्डा। इस प्रकार से सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा एस्टिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। अब इस पर आधारित क्वेश्चन न पूछ ले, इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। वैसे हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम इस तरह निकाल लेंगे। अब देखिए कोलरास नियम के अनुप्रयोग, तो जो कोलरास नियम है इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में या केमिस्ट्री पढ़ने में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन यानी माइग्रेशन के कोलरास नियम का उपयोग कर किसी भी वैद्युत अपघट्य के आयनों के लैम्डा 0 मानों से लैम्डा 0m का परिकलन करना संभव है। तो कुल मिलाकर के देखिए अल्फा निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं, इनमें से लैम्डा m पता हो तो लैम्डा 0m निकल आएगा, लैम्डा 0m पता हो तो लैम्डा निकल आएगा। तो एक तो फायदा हमें ये निकलेगा। इसके अतिरिक्त यदि हमें दी गई सांद्रता, आप देखिए C अगर दिया हो, सांद्रता पर लैम्डा m एवं लैम्डा 0m के मान ज्ञात हो, तो एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्ञात करना भी संभव है। तो ये देखिए हमको अगर C पता हो, लैम्डा m पता हो, लैम्डा 0m पता हो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी वियोजन स्थिरांक K की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा कोलरास नियम के उपयोग हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, इसको पढ़ करके जो अभी हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन करके समझते हैं कि हम लोग समझ पाए या सिर्फ पढ़ ही लिए। तो देखिए कह रहा है कि 2.4 में दिए गए आंकड़ों की सहायता से CaCl2m MgSO4 के लैम्डा 0m यानी सीमांत मोलर चालकता या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का
परिकलन कीजिए यानी कैलकुलेशन करना है। तो 2.4 टेबल जो दी गई है उसमें इनकी वैल्यू दी गई होगी। तो पहले इनको तोड़ते हैं फिर हम समझते हैं। तो कोलरास नियम के से हम जानते हैं कि लैम्डा 0 m CaCl2। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 भागों में टूटेगा, Ca+2 और 2Cl माइनस में। इसको ध्यान दीजिए कि तोड़ना कैसे है। देखिए CaCl2 तो ये टूटेगा Ca+2 और 2Cl माइनस में टूटेगा। तो जो ये आयनों का मात्रा है वो हमको लेना है। तो ध्यान दीजिए लैम्डा 0 m CaCl2 का हो जाएगा लैम्डा 0 Ca+2 प्लस, अब ये जो 2 है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Cl में एक माइनस है, दोनों तरफ बैलेंस करना है। आयन को दोनों तरफ बैलेंस करना है, इधर +2 है तो इधर भी -2 होना चाहिए। तो एक माइनस है इसलिए 2 का गुणा किया गया है। तो 2 लैम्डा 0 Cl माइनस, ये हमको ये टेबल में मिलेगा इनकी वैल्यू। तो इसको देखते हैं टेबल और देखते हैं कि वैल्यू कितना है। तो देखिए Ca+2 आयन के लिए Ca+2 आयन के लिए 119.0 है और Cl माइनस के लिए 76.3 है। तो यही वैल्यू रखेंगे लैम्डा 0 की जो सारणी में दी गई है, क्योंकि वो बोल रहा है कि सारणी से उठा के रखना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो वैल्यू रख दिया। Ca+2 की लैम्डा 0 कितना है 119.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, +2 इंटू Cl माइनस के लिए लैम्डा 0 की वैल्यू कितना है 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आ गया जोड़ने पे हमारे पास 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हमारी आ गई लैम्डा 0 m यानी सीमांत मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, CaCl2 के लिए। अब देखें MgSO4 के लिए निकालेंगे तो लैम्डा 0 m MgSO4 इक्वल टू लैम्डा 0 MgSO4 को तोड़ेंगे। अब देखिए दोनों में अंतर है। MgSO4 जब तोड़ रहे हैं तो Mg+2 और SO4 -2 आयन बन रहे हैं। MgSO4 को जब तोड़ेंगे, चलिए कैसे भी तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे हम तो Mg+2 प्लस SO4 -2 बनेगा। तो जब ये बनेगा तो जाहिर सी बात है, देखिए डिसोसिएशन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है तीर ये लगाएंगे, इसमें भी वही लगाना चाहिए था। चलिए इस तीर का वैसे विशेष यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे जब पढ़ेंगे तीर का मतलब आएगा तो तीर पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए Mg+2 और SO4 -2 है, तो वैसे ही लिख दिया लैम्डा 0 Mg+2 प्लस SO4 -2 लैम्डा 0। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा हुआ था, यहाँ पर नहीं है क्योंकि रिएक्शन में कहीं भी 2 नहीं आया है। तो सीधा सीधा MgSO4 का ऊपर सारणी में दिया होगा 106.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस SO4 -2 का दिया होगा 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वैल्यू रख दिया, जोड़ दिया तो आ गया 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि NaCl HCl एवं NaAC के लिए लैम्डा 0 m क्रमशः 126.4 425.9 एवं 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो HAC के लिए लैम्डा 0 का परिकलन कीजिए। तो देखिए 1 2 3 इन सब के जो है हमको लैम्डा 0 के मान लैम्डा 0 m के मान दे दिया है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता की वैल्यू दे दिया है। और HAC के लिए पूछ रहा है। देखिए NaAC का दे दिया है और HAC का पूछ रहा है। तो देखिए NaCl HCl NaAC, तो यहाँ से H और AC हमको मिल जाएगा। तो ऐसा हम रिएक्शन लिखेंगे कि कट पिट के HAC बचे, तो उस तरीके से हम इसको जोड़ घटा करके
ये वैल्यू निकाल लेंगे HAC के लिए लैम्डा 0 का मान। तो इसको देखते हैं। ये देखिए लैम्डा 0m यहाँ पर लिखना भूल गया है, इसको लिख लीजिए m, यहाँ पर देखिए लिख दिया है। तो लैम्डा 0m HAC इक्वल टू लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 AC माइनस होगा, ठीक ना। कैसे होगा, क्योंकि H प्लस में है तो एक प्लस है तो यहाँ पर एक माइनस होगा, इसलिए हम इसको अपने से माइनस मान लिए। तो आप देखते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 H प्लस। अब देखिए ऐसे लिखना है कि यहाँ पर सब कुछ करने के बाद HAC ही बचे, इसको ध्यान देना है। तो देखिए अब सब का लिखते हैं तो HCl का लिख रहा है। तो लैम्डा 0 H प्लस लैम्डा 0 Cl माइनस प्लस लैम्डा 0 AC माइनस, इसका लिख रहा है लैम्डा 0 AC माइनस प्लस लैम्डा 0 Na प्लस, उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं है, माइनस अब NaCl है देखिए माइनस लैम्डा 0 Cl माइनस लैम्डा 0 Na प्लस लिखा है। अब ये कैसे लिखा है इसको पहले हम लोगों को समझना है, और अगर ये इतनी बात समझ लेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा, हर जगह हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए ऊपर वाली इस लाइन की बजाय नीचे वाली लाइन को देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें देखिए लैम्डा 0 HCl प्लस लैम्डा 0 MCl किया है और NaCl को के लैम्डा 0 M को घटा दिया है। तो देखिए यहाँ पर Na और Cl जब घटा दिया तो Na और Cl घट गए तो बचा क्या, HAC ही बचा। तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा 0 H प्लस और लैम्डा 0 AC माइनस अगर हमको लाना है तो हमें HCl के आयंस और NaAC के आयंस में से NaCl के आयंस घटाना पड़ेगा। तो देखिए ब्रैकेट जब बंद रहा होगा तो प्लस रहा होगा, ब्रैकेट जब खुला है तो अंदर माइनस का गुणा हो गया, तो इसलिए ये भी माइनस हो गया है। तो समझ में आ गया कि लैम्डा 0 M HCl प्लस लैम्डा 0 M NaAC करेंगे और इसमें से लैम्डा 0 M NaCl को घटाएंगे तो हमें लैम्डा 0 HAC प्राप्त होगा, क्योंकि NaCl जब घट जाएगा तो HAC ही बचेगा। तो अब देखिए सबकी वैल्यू हमको दिया है। तो HCl के लिए 425.9 है प्लस NaAC के लिए 91.0 है माइनस NaCl के लिए 126.4 है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये सॉल्व करने पे ये जुड़ेगा और इससे ये घट जाएगा तो वैल्यू आ गई 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0.001028 मोल पर लीटर एस्टिक अम्ल की चालकता यानी कंडक्टिविटी कितनी है, 4.95 × 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि एस्टिक अम्ल के लिए लैम्डा 0 M का मान, यहाँ पर देखें हिंदी वाले में E0 लिखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, अंग्रेजी वाली में लैम्डा 0 M लिखा है। तो लैम्डा 0 M हम मानेंगे क्योंकि अंग्रेजी वाली को में ही जो लिखा होगा वही नीट वाला मानेगा। तो लैम्डा 0 M का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो इसके वियोजन स्थिरांक का मान बताना है हमको, यानी K की वैल्यू बताना है, K कह लें या K की वैल्यू। तो देखिए पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था लैम्डा M इक्वल टू कप्पा अपान C, जहाँ पर कप्पा हमारी कंडक्टिविटी है और C हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता पहले हम इससे निकाल लेंगे। हमको वियोजन स्थिरांक तक जाना है। तो वियोजन स्थिरांक इक्वल टू होता है C∝² अपान 1 - अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ध्यान दीजिए फार्मूला किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रांग के लिए नहीं है। तो ध्यान देना सब में लगा दे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और एस्टिक अम्ल हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। तो अगर यहाँ तक पहुँचना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, C पता होना चाहिए और अल्फा पता होना चाहिए। तो अल्फा अगर निकालेंगे तो लैम्डा M अपान लैम्डा 0 M आता है।
अब लैम्डा 0m तो हमको दे दिया है, लेकिन लैम्डा m नहीं दिया है। तो लैम्डा m का फार्मूला होता है कप्पा अपान सी। तो कप्पा हमको दे दिया है, सी दे दिया है, तो पहले लैम्डा m निकाल लेंगे कप्पा अपान सी से, फिर एल्फा से, फिर एल्फा निकाल लेंगे लैम्डा m अपान लैम्डा 0m से, फिर के निकाल लेंगे सी एल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस एल्फा से। तो इस प्रकार क्रम से हम चलेंगे। तो लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता कितनी हो जाएगी, कप्पा अपान सी फार्मूला। कप्पा यानी चालकता दे दिया है 4.95 गुणे 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर, अपान ये मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, वो कंसंट्रेशन कितना है, मोलर सांद्रता 0.001028 मोल पर लीटर। अब देखें यहाँ मोल पर लीटर में है, तो इसको ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया अपान लीटर हो गया। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये देखिए पर लीटर है, पर जब ऊपर जाएगा तो लीटर में होगा, तो इसलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब का गुणा किया है ताकि इसको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदला जा सके। ये देखिए ध्यान देना है, जो ये बदलने वाली प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा नीट में पूछता है कि ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ जाए, तो इसलिए कैलकुलेशन को अपनी स्ट्रांग रखना है। अब देखिए लैम्डा m निकला है, तो अब एल्फा निकाल लेंगे, एल्फा इक्वल टू लैम्डा m अपान लैम्डा 0m। लैम्डा 0m का मतलब सीमांत मोलर चालकता दे दिया है और लैम्डा m निकाल लिया है। तो लैम्डा m है 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा 0m क्वेश्चन में दिया है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोनों के मात्रक सेम है, इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे। सॉल्व किया तो आ गया 0.1233 एल्फा की वैल्यू। आप देखिए वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, कहीं पर के लिखा जाता है कहीं के, तो के बराबर आ गया सी एल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस एल्फा, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। तो सी की वैल्यू है 0.001028 मोल पर लीटर इंटू एल्फा कितना आया है इतना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 0.1233 का स्क्वायर अपान 1 माइनस, फिर ये घटा देंगे 0.1233। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है, तो मोल पर लीटर में ये वैल्यू आ गई। ठीक ना, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो है पीछे जो एनसीईआरटी में दिए गए उनको एक साथ करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है विद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।